Now let us see the velocity and acceleration of center of mass for a system of particles. अभी तक जितनी हमने चीज़ें देखी थी वहाँ पे हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स निकाला था कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा. नाउ इफ द बॉडी ईदर द डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम और द कंटिन्यूस एक्सटेंडेड बॉडी सिस्टम जो किसी एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, सो वहाँ पे आप सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी निकालोगे तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे. नाउ यू ऑलरेडी नो दैट फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल the position vector for a center of mass is given by r vector is equal to summation mi ri upon summation mi. इस इक्वेशन को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूँ, इसको अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर एंड सो ऑन होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन. m1 v1 वेक्टर मुझे क्या डिनोट करता है, मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. m2 v2 वेक्टर क्या बताएगा, मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल. उस सबका समीशन क्या बताएगा, मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, combined momentum of all the particles of the system. So this can be written as momentum of the system divided by sum of all the masses. ठीक है. So in short you can write that the velocity of center of mass is given by the momentum, linear momentum of system whole divided by total mass of the system, whole divided by total mass of system. सिमिलरली वेलोसिटी की इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल विच विल बी गिवन बाय m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर एंड सो ऑन. अब यहाँ पे बताओ m1 a1 वेक्टर क्या बता रहे हैं, अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा होता तो उसकी वजह से कुछ एक्सेलरेशन आई होती, तो एक्सेलरेशन पहले पार्टिकल की कितनी आती है, m1 a1 वेक्टर, दूसरे पार्टिकल की कितनी आती है, m2 a2 वेक्टर. तो सभी पार्टिकल की अगर एक्सेलरेशन आपको पता है, सभी का अगर आपको मास पता है, तो आपको सभी की वजह से छोटे छोटे फोर्सेस पता है. सभी फोर्सेस का सम आपको क्या बताएगा, पूरी बॉडी के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स. सो द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी गिवन बाय द एक्सटर्नल फोर्स नेट, एक्सटर्नल फोर्स या नेट को हम ऐसे लिख लेते हैं समीशन एफ. सो इट विल बी समीशन एफ एक्सटर्नल divided by summation m, which can be written as net external force on the system divided by total mass of the system, divided by total mass of system. समझ में आया. तो अगर आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन पूरे सिस्टम पे सभी ऑब्जेक्ट को आपने एक सिस्टम एज्यूम कर लिया, उस सिस्टम पे के ऊपर लगने वाले नेट फोर्सेस निकाल लो. So force divided by total mass will give you the acceleration of the center of mass of the system, not the individual acceleration of the system. Individual particles की acceleration नहीं मिलेगी, लेकिन आपको center of mass की directly acceleration मिलेगी. समझ में आया. So now let us see the law of conservation of momentum. अभी हमने देखा कि आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें पता है क्या होते हैं. अगर आपकी बॉडी के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, बॉडी के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, सो आप क्या बोलोगे कि उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन ए जो आएगी सेंटर ऑफ मास की वो भी क्या आएगी, जीरो. अगर एक्सेलरेशन जीरो है सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर कांस्टेंट हो गया तो मोमेंटम भी क्या रहेगा, उसका कांस्टेंट रहेगा. तो आप क्या बोलोगे, इफ ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और अ बॉडी इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल विल रिमेन कंजर्व्ड. हाँ या ना, बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा. एग्जाम्पल देखो, जैसे आपके पास एक गन है, गन का टोटल मास m है, ठीक है. इनिशियली का मतलब क्या है, बिफोर फायरिंग द गन इनिशियली मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, जीरो, क्योंकि आपकी गन रेस्ट पर है और जो बुलेट है वो भी अभी रेस्ट पर है. फाइनली का मतलब जब आपने गन को यूज़ किया और वहाँ से बुलेट निकली, सो बुलेट किस डायरेक्शन में जा रही है, टुवर्ड राइट हैंड साइड. उसका मोमेंटम क्या होना चाहिए, पी फाइनल. अगर मैं बुलेट प्लस गन को अगर अपना सिस्टम एज्यूम करूँ, अब मेरा सिस्टम क्या है, गन प्लस बुलेट, ये मेरा सिस्टम है. तो सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या, नहीं. बुलेट बाहर कैसे निकली, बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग सिस्टम विद इन द गन. कुछ स्प्रिंग सिस्टम रहा होगा, स्प्रिंग ने एक फोर्स लगाया होगा बुलेट के ऊपर, जिसकी वजह से बुलेट बाहर मजल से बाहर की तरफ आई, और स्प्रिंग ने उतना ही फोर्स लगाया होगा गन के ऊपर भी, जिसकी वजह से गन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में. बात समझ में आई. जो स्प्रिंग का फोर्स है वो मेरी बुलेट के लिए तो एक्सटर्नल फोर्स है, वो स्प्रिंग का फोर्स मेरी गन के लिए एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन बुलेट प्लस गन सिस्टम के लिए मेरा स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, इंटरनल फोर्स.
स्प्रिंग फोर्स कौन सा फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स। तो इस रेड कलर को अगर मैं अपना सिस्टम एज्यूम करूँ तो इस सिस्टम के ऊपर क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व। सो अगर मेरा फाइनल मोमेंटम वेक्टर को अगर मैं लिखता हूँ पी एफ वेक्टर, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, इनिशियल मोमेंटम के। क्यों, दोबारा बताओ क्या लिखोगे, नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, ठीक है। सो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर रहेगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 0। अब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सो टेकिंग ऑल द डायरेक्शन अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज पॉजिटिव और अलॉन्ग द पॉजिटिव वाई एक्सिस एज पॉजिटिव। बुलेट जो है वो टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस गई है, तो उसका मोमेंटम क्या आएगा, पॉजिटिव। मास ऑफ द बुलेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द गन कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द गन वी जी शुड बी इक्वल टू 0। सो बताओ वेलोसिटी ऑफ गन कितना आएगा, माइनस एम अपॉन कैपिटल एम इंटू यू बी। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहे हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ द गन। और गन का रिकॉइल वेलोसिटी कितना होगा, मास ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। समझ में आई बात, पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं। साथ में अगर वो आपको ये बोल दे कि कुछ एनर्जी उसकी लॉस हुई है, तो हम एनर्जी लॉस और मोमेंटम लॉसेस के क्वेश्चंस आगे देखेंगे। आगे देखो, एडिंग अ मास ऑन अ मूविंग मास। इनिशियली एक मास m1 है जो v1 वेलोसिटी से मूव करे टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट यू आर एडिंग अ मास m2। m2 को हमने m1 के ऊपर रख दिया। सो फाइनली जो हमारा सिस्टम है वो एक कॉमन वेलोसिटी के साथ जाएगा, लेट दैट वेलोसिटी इज v2, ठीक है। दोनों मासेस के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, दोनों मासेस के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। तो मुझे ये बताओ, जब आपने m2 को m1 के सरफेस पे रखा होगा, इनिशियली कुछ स्लिप होने की टेंडेंसी होगी। स्लिप होने की टेंडेंसी किस डायरेक्शन पे होगी, m2 के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो m2 के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और m1 के ऊपर किस डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मेरे इंडिविजुअल मासेस के लिए तो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। इंडिविजुअल मासेस के लिए क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन यही फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं अपने कंबाइंड सिस्टम क्या मान लूँ, m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 जो मेरा सिस्टम है, इसको मैंने क्या मान लिया, अपना सिस्टम मान लिया। दोबारा देखो, जो मेरा m2 मास है, इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस बताओ कौन कौन से हैं। m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो मेरा मास m1 है उसका देखो, उसके ऊपर लगने वाला है m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा दोनों के कॉमन सरफेस पे, n और n। एक ग्राउंड की वजह से आएगा n2। साथ में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ऊपर वाले ब्लॉक पे फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, नीचे वाले ब्लॉक पे बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब जो मेरा सिस्टम जो है वो सिस्टम के कंप्लीट रेड कलर वाला। सो इस सिस्टम पे देखो, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n1 ऊपर की तरफ लग रहा था वही नीचे की तरफ लग रहा था। जो फ्रिक्शनल फोर्स m2 पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा, वही फ्रिक्शनल फोर्स m1 पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा। तो ये सारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ m1g और m2g, जिसको बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन n2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरा मोमेंटम जो कंजर्व होगा, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मेरी मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन भी एक डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी। यहाँ पे जब हमने ऊपर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लिखा था तो वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिखा है, वाई एक्सिस की हमने बात नहीं की। सिमिलरली यहाँ पे भी जो मैंने अपने फोर्सेज जो एनालाइज किए हैं वो कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। एक्स एक्सिस में मेरा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि जो मेरा सिस्टम है उसमें फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। एंड फॉर द रेड कलर्ड सिस्टम फ्रिक्शन फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स। सो इस पर मेरा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है एक्स डायरेक्शन में, इसलिए एक्स डायरेक्शन मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। एक्स डायरेक्शन मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। सो P कंजर्व किस डायरेक्शन में करोगे, अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन। वो क्या बोलोगे, कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब इनिशियल शुड बी इक्वल टू फाइनल अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन। इनिशियली कितना है, m1 v1, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हमने v1 को हमने पॉजिटिव मान लिया, और m2 की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। आफ्टर अ पॉइंट व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन m1 एंड m2, दोनों की कॉमन वेलोसिटी कितनी है, v2। सो मोमेंटम कितना आएगा, m1 v2 प्लस m2 v2। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल वेलोसिटी v2 कितनी आएगी, m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय v1। समझ में आया, कॉमन वेलोसिटी पता चल गई कैसे हमने निकाली, ठीक है। नाउ लेट अस सी अ क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन
that a bullet of mass 5 kg is fired toward a 20 kg block at speed 30 meter per second placed on a smooth ground. Then it is observed that the bullet penetrates the block and comes out at a speed of 10 meter per second. Then you have to find the speed acquired by the block in this process. सिस्टम को ड्रॉ करो. सबसे पहले आपके पास ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है. ब्लॉक का मास कितना गिवन है? 20 kg. इस ब्लॉक में एक बुलेट पेनिट्रेट कर रही है. बुलेट का मास कितना गिवन है? 5 kg और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है? 30 मीटर पर सेकेंड. और जो बुलेट है वो पेनिट्रेट करके बाहर जिस वेलोसिटी के साथ गई, मान लो वो वेलोसिटी को हम लिख लेते हैं u2 और बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी u1. u2 आपको कितना गिवन है? 10 मीटर पर सेकेंड. कितना गिवन है? 10 मीटर पर सेकेंड. सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, बिकॉज जब आपकी बुलेट ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट करेगी तो जो रेजिस्टेंस फोर्स जो आएगा वो हमारा इंटरनल फोर्स हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. सो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम किसका आएगा? बुलेट का. कितना आएगा? मास ऑफ बुलेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी प्लस मास ऑफ द ब्लॉक इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक. कितना है? 0. शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम मास ऑफ द बुलेट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विच इज आई एम राइटिंग एज v. वैल्यू पुट करो. सो हमें क्या निकालना है? v की वैल्यू निकालनी है. सो v कितना आएगा? मास ऑफ द बुलेट इंटू u1 माइनस u2 डिवाइड बाई मास ऑफ द ब्लॉक. मास ऑफ द बुलेट इज गिवन एज 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ब्लॉक इज हाउ मच? 20 kg. 20. सो दिस विल कम आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड. सो आपको ब्लॉक की वेलोसिटी पता चल गई. कितनी उसको वेलोसिटी मिली? 5 मीटर पर सेकेंड. समझ में आया? ठीक है. अगर साथ में वो आपसे ये पूछे कि कितनी एनर्जी आपकी लूज हो गई, कितनी एनर्जी लूज हुई, सो वो कैसे निकालोगे? आप निकालोगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. कितना आएगा? हाफ ऑफ मास ऑफ बुलेट इंटू u1 स्क्वायर. और जो ब्लॉक है वो तो इनिशियली स्टेशनरी है तो उसकी कोई एनर्जी नहीं आएगी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ मास ऑफ बुलेट इंटू u2 स्क्वायर प्लस हाफ मास ऑफ ब्लॉक इंटू v स्क्वायर. तो आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता चल गई. फाइनल माइनस इनिशियल जब आप निकालोगे तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता चलेगा. क्या? डेल्टा के ई अगर आप निकालोगे तो वो कितना आएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. जब आप सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ आएगा. जहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि कुछ एनर्जी क्या हो गई है? लॉस हो गई है. समझ में आया? एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे ऐसे केसेस में. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखिए. You have to find the maximum deflection angle from vertical to which the string will be deflected if the bullets get embedded into pendulum bob of mass 2 kg. Given that the mass of the bullet is 0.5 kg, which is entering the pendulum bob with a velocity of 1 meter per second, and the string length is given to be 1 meter. So मान लेते हैं ये डिफ्लेक्ट होके यहाँ तक आ गया. ठीक है. एच हाइट ऊपर की तरफ गया होगा एंड लेट अस से कि कितना एंगल ये चला होगा? थीटा एंगल. ठीक है. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को हम एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल एल. ठीक है. मास ऑफ द बुलेट को हम लिख लेंगे अपनी इस प्रॉब्लम के लिए m1 और मास ऑफ द पेंडुलम बॉब उसको हम लिख लेंगे m2. अब मुझे ये बताओ, जब बुलेट आपकी पेनिट्रेट करके पेंडुलम बॉब में जब एम्बेड हो जाएगी तो जितने भी फोर्सेस आएंगे सारे इंटरनल फोर्सेस, मोमेंटम यहाँ पे भी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा. मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन क्या आपको बताएगी? m1 इंटू u1 शुड बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू v. सो जैसे ही आपकी बुलेट इस बॉब के अंदर एम्बेड हुई, उस इंस्टेंट पे जो इसकी वेलोसिटी v जो मिलेगी वो वेलोसिटी v ये वाली है. वो वेलोसिटी आपको v यहाँ से पता चल जाएगी. ठीक है. नाउ दिस प्रॉब्लम है ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अनदर प्रॉब्लम जहाँ पे आपके पास एक सिस्टम है कुछ ऐसा कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l. उसके बेस पे एक पेंडुलम बॉब है जिसका मास कितना है? m1 प्लस m2. कंबाइंड मास कितना है? m1 प्लस m2 और उसको अपने v वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया. सो ये कुछ एंगुलर एम्पलीट्यूड चलेगा अपना. एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है?
मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी 0, यही तो आपसे पूछा ना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है, थीटा एंगल पे आया होगा। सो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यू विल से कि कोई भी एयर का रेजिस्टेंस नहीं है। अब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से पता है, तो आप क्या बोलोगे, इनिशियल एनर्जी कितनी है उसके पास, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, दिस इज द इनिशियल एनर्जी, माइनस वर्क डन बाय द ऑल द पॉजिटिव, प्लस वर्क डन बाय ऑल द पॉजिटिव फोर्सेज माइनस वर्क डन बाय ऑल द डिसिपेटिव फोर्सेज का सम किसके बराबर आना चाहिए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के। अगर यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस क्वेश्चन में साथ में गिवन होता कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से 10% एनर्जी आपकी क्या होगी, लूज हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, एनर्जी लॉस्ट प्लस एनर्जी गेन, जो भी आपके अलग अलग फोर्सेज की वजह से हो रही होगी, शुड बी इक्वल टू द फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कौन कौन सी आएंगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे उसने आपसे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल पूछा है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब हुआ होगा, जब वेलोसिटी कितनी होगी 0, वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो कितनी आएगी 0, बचेगी क्या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी आएगी mgh, जहाँ पे h हाइट उसने क्या की है, गेन की है। मुझे बताओ h की वैल्यू कितनी लोगे आप, L 1 माइनस कॉस थीटा, डायग्राम के हिसाब से कितना आएगा, h इक्वल टू L 1 माइनस कॉस थीटा, समझ में आया। इन दिस पर्टिकुलर केस एनर्जी लॉस भी कितना है 0 और एनर्जी गेन भी कितना है 0। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एंगल थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, समझ में आया। ऑलरेडी हमने इस टाइप की प्रॉब्लम सर्कुलर मोशन में देखी थी, सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी देखी थी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास एंगल थीटा जो आएगा, इट विल कम आउट टू बी कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 37 डिग्री, समझ में आया, ठीक है। अगला देखो, अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हमारे पास एक शेल है पिंक कलर की, उसको हमने 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से 60 डिग्री के साथ प्रोजेक्ट किया। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट ट्रेजेक्ट्री द शेल एक्सप्लोड इनटू 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो मेरा शेल था ये एक्सप्लोड हो गया। वन ऑफ दीज मूव अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड डायरेक्शन एट 50 मीटर पर सेकेंड। एक पार्ट जो था ना वो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कितने पे गया, 50 मीटर पर सेकेंड पे। देन यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द अदर फ्रेगमेंट एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन। दूसरा फ्रेगमेंट जो है वो मान लो ये ग्रीन वाला था, सो इसकी वेलोसिटी v वेक्टर कहाँ पे होगी आपको वो पूरा फाइंड आउट करना है। v वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, आपको डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड आउट करने हैं। ये क्वेश्चन गिवन था कि आपका जो शेल एक्सप्लोड हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे जो हमारे पास शेल की जो वेलोसिटी जो रही होगी वो कितनी होगी, u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास कोई भी एक्सेलरेशन ना होने की वजह से वेलोसिटी क्या रहती है, प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम रहती है। तो मुझे बताओ बिफोर एक्सप्लोजन और आफ्टर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के दौरान जो भी फोर्सेज जो आए होंगे वो सारे इंटरनल फोर्सेज रहे होंगे। सो बिफोर एक्सप्लोजन और आफ्टर एक्सप्लोजन आपका मोमेंटम कंजर्व हुआ होगा, हाँ या ना। बिफोर एक्सप्लोजन आपके पास एक कॉमन शेल था जिसका टोटल मास हम कितना मान सकते हैं m, और इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी u cos थीटा। ये तो है p इनिशियल वेक्टर जो कहाँ पे रहा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सेस में। सो आई कैप भी आप साथ में लगा सकते हो, आई कैप भी लिख लो। अब मुझे बताओ फाइनल मोमेंटम वेक्टर अगर मुझे लिखना होगा तो वो दो अलग अलग पार्ट्स हो गए। एक पार्ट तो कौन सा, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में गया उसका मास कितना लिख लेंगे m/2, और वेलोसिटी उसकी कितनी है 50, कौन सी डायरेक्शन में माइनस आई कैप, प्लस दूसरा मास कौन सा m/2, उसकी वेलोसिटी v वेक्टर। वो मुझे नहीं पता कि आई में होगी, जे में आएगी, किसी एंगल पे आएगी, तो हम उसको इन जनरल v वेक्टर लिख रहे हैं। मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। सो इस मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए आप क्या बोलोगे, वैल्यूज पुट करो। सो यू विल राइट m इंटू 100 cos 60 शुड बी इक्वल टू m/2 माइनस m/2 इंटू 50 प्लस m/2 इंटू v वेक्टर, ठीक है। और यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो कि अगर सारी की सारी इक्वेशंस आपकी आई कैप में आ रही हैं तो फाइनल वेलोसिटी भी जो आएगी वो भी किस डायरेक्शन में आएगी, आई कैप में आएगी। उसको हम पॉजिटिव आई में मान रहे हैं, m और m कैंसिल आउट होगा। जब आप सॉल्व करोगे सो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आपके पास आएगा इट विल कम आउट टू बी 150 मीटर पर सेकेंड।
150 मीटर पर सेकेंड, और ये पॉजिटिव साइन के साथ आया है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। समझ में आया? पक्का? नाउ लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ द इंटरनल फोर्सेस। अभी हमने देखा कि अगर आपके एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? सेंटर ऑफ मास की 0। सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा? सिस्टम पे के ऊपर अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? 0। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर पहले भी 0 था तो बाद में भी क्या रहेगा? 0। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या चेंज होगी? नहीं होगी। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी चेंज नहीं होगी। सो ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस नो मोशन विल बी इम्पार्टेड टू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को कोई भी मोशन इम्पार्ट नहीं होगा। जैसे इसको समझो कैसे, आपके पास एक ब्लॉक रखा है स्मूथ ग्राउंड पे, ब्लॉक का मास कितना है? m2, और एक मैन है मास m1 का। जो मैन है वो ब्लॉक m2 को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, ठीक है? सो वो स्ट्रिंग में कोई टेंशन क्रिएट करवाएगा। टेंशन फोर्स बताओ, ब्लॉक m2 पे किस डायरेक्शन में लगेगी और ब्लॉक m1 पे किस डायरेक्शन में लगेगी? m2 पे लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, m1 पे लगेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं सिर्फ m1 के ऊपर लगने वाले फोर्सेस की बात करूं तो वो टेंशन फोर्स T किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से m1 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेट करेगा। मान लो इसका एक्सेलरेशन आता है a1, और जो मेरा मास m2 है वो टेंशन फोर्स की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद एन एक्सेलरेशन a2। तो दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकती है। इनिशियल सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताओ कहाँ पे होगी? हमें मासेस पता है और मासेस के बीच का डिस्टेंस पता है, सो लेट अस से कि इनिशियल पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज ओवर हियर। नाउ इन दिस केस अगर मैं अपना सिस्टम ये पूरा मानूं, सो जो टेंशन फोर्स जो है वो फोर्स क्या हो गया? इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस की वजह से कभी भी सेंटर ऑफ मास को कोई भी मोशन या फोर्स नहीं मिलने वाला। सो फाइनली सेंटर ऑफ मास की लोकेशन भी क्या रहेगी? सेम। सो माई इनिशियल लोकेशन वॉज दिस। सो फाइनली भी कहाँ पे रहना चाहिए? यहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर, दोनों बॉडीज के ऊपर कुछ फोर्सेज लग रहे हैं, सो दोनों मीट कहाँ पे जाके करेंगे? एट द सेंटर ऑफ मास। दोनों फाइनली मीट भी कहाँ पे करेंगे? एट द सेंटर ऑफ मास। सो फॉर दिस यू कैन राइट दैट इन दिस केस नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, और यहाँ पे टेंशन फोर्स जो है वो क्या है? इंटरनल फोर्स। सो टेंशन फोर्स क्या है आपका? इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस की वजह से कभी भी कोई भी मोशन नहीं इम्पार्ट होने वाला। सो यू मे राइट दैट फॉर दिस केस द बॉय एंड द ब्लॉक will be displaced due to internal forces। वो internal force कौन सा है? टेंशन फोर्स। and will finally meet at the coordinates of initial